दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस में आपका खैर मकदम करता हूँ। उर्दू के बहुत बड़े शायर, मैं आखिरी तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़े शायर गुलजार दहलवी रहलत फरमा गए, चले गए हैं। गुलजार दहलवी के साथ ही एक बहुत बड़ा अध्याय, चैप्टर या एक वर्क पलट गया है उर्दू का। ऐसी लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, लेकिन गुलजार दहलवी ही उस गंगा जमनी तहजीब के थे। उनके साथ के कोई नहीं बचा है, बहुत कम लोग बचे। बड़ा ढूंढना पड़ता है कि कोई गुलजार साहब के साथ हो। मैंने भी बहुत सोचा कि यार अखबारों में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, सब में आ रहा है, लेकिन गुलजार साहब का वो चीज़ नहीं आ रही गुलजार दहलवी की जो मैंने कभी देखी होगी उनके साथ। बली मारान में मैं घूमा हूँ, उनके साथ बैठा हूँ, महफिलों में बैठा हूँ उनकी। वो बड़ी बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी, जिसको अंग्रेजी में कहना चाहिए, वो थे। तो मुझे याद है फारूक अरगली साहब, मेरे बड़े भाई हैं। मैंने कहा यार एक ही आदमी उनके करीब रहा है, करीब जितनी उम्र है इनकी उतनी ही उर्दू में इन्होंने जी है, और हर लेवल पे उर्दू नहीं छोड़ी आज तक किताबें लिखते हैं, पब्लिश करते हैं। आलमी उर्दू मुशायरे किए इन्होंने, मनक़्क़द किए हैं, दुनिया में नाम पैदा किया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की बुनियाद इन्होंने रखी अली सिद्दीकी साहब की रहनुमाई में। फारूक साहब आपका खैर मकदम है हमारे हिंद वॉइस में, शुक्रिया। गुलजार साहब जब गए तो मुझे आपकी याद बहुत आई। वो आपका एक किस्सा याद आया, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। क्या है, एक बार ख्वाजा महमूद अब्बास साहब को उर्दू बाज़ार में दिल्ली के टकरा गए और आपकी किताबों पर कुछ बहस हो गई। आप जैसा लिख लेते हैं, आप आवामी राइटर थे और वो खवासों के, तो उन्होंने कुछ कह दिया, तो आपने किसी को रोक के 2-3 लोगों को, तो अब इनसे पूछ लीजिए कि फारूक अरगली को जानते हैं कि ख्वाजा महमूद अब्बास को। वो चीज़ आज तक नहीं भूली है मुझे। आप ये बताइए, क्योंकि आपकी बड़ी कुर्बत रही है अपने गुलजार दहलवी के साथ। मैं उनका वो जुस्ती और वो नाम नहीं लूँगा ये कि वो गंगा जमनी थे, कश्मीर थे, वो कश्मीरी नहीं थे, वो हिंदुस्तानी थे, खालिस्तान हिंदुस्तानी। तो हिंद वॉइस में उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कभी अपने को नहीं कहा कि मैं क्या हूँ। तो मैं आपको कुछ एक आध मेमायर उनकी यादगार हमारे सामीन को आपने ये फरमाया कि कश्मीरी, उन्हें बड़ा फ़ख्र होता था। वो दरअसल कश्मीरी पंडितों के उस आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो शाहजहाँ के ज़माने में बड़े बड़े उनके बुज़ुर्ग जो हैं बड़े ओहदों पर काम करते थे, और आलिमों का वो ख़ानदान अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और दूसरे उलूम उनके ख़ानदान में पुश्तों दर पुश्तों से चले आ रहे थे। उनके वालिद त्रिभुवननाथ साहब अरबी पढ़ाते थे दिल्ली पब्लिक कॉलेज में, जाकिर हुसैन है आज नाम जिसका। उनकी वालिदा अल्लामा कैफ़ी की शागिर्द, गज़ल कहती थी बहुत अच्छा। और चूँकि मियाँ का नाम ज़ार दहलवी था, तो वो मोहतरमा ने अपना तखल्लुस रखा था बेज़ार दहलवी, बल्कि ये तखल्लुस दिया था नवाब साहिल मरहूम ने। अच्छा। तो मैं गुलजार भाई को आज से नहीं, तकरीबन 55 साल से उनके करीब आने जाना रहा, मिलना जुलना रहा। गुलजार साहब को मैं कहता था कि आप नजीबुत तरफ़ैन शायर हैं। नजीबुत तरफ़ैन का मतलब होता है जिसकी माँ भी उसी ख़ानदान की हो और बाप भी उसी ख़ानदान का हो। तो इस लिहाज से वो बहुत हंसते थे, और एक ऐसी शख्सियत, गंगा जमनी तहजीब की अलामत तो वो थे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो असली दिल्ली वाले। आज पहली बार एहसास हुआ उनके जाने के बाद कि दहली मरहूम, हाल ही ने कहा था आज हुई है मरहूम, क्योंकि अब कोई उन जैसी कोई शख्सियत हमें पुराने शहर में नज़र नहीं आती। गुलजार एक अहद का नाम है और बड़ी तूफ़ानी ज़िंदगी गुजारी, और हर लम्हा उर्दू उनके ज़िंदगी का मकसद रहा। हिंदुस्तान में नहीं कर पाए वो उस तरीक़े से, वो होना भी नहीं था। सियासत ने तक़सीम के बाद अपने ख़त-ओ-ख़ाल बदल लिए थे, लेकिन उन्होंने शमा जलाए रखी और हमेशा उर्दू की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में कहने की कोशिश। गुलजार साहब अब नहीं रहे, ऐसा लगता है कि बहुत गहरा सन्नाटा है।
उनके बाद तो कोई हमारे ख्याल में वैसा आएगा नहीं जिसने उर्दू की इतनी खिदमत की। असल में मैं कहा करता हूँ, कभी कभी उनसे भी ये बात कही थी एक दफ़ा कि 47 में जो तकसीम अमल में आई मुल्क की, उस मौके पर वो तहजीब जो हज़रत अमीर खुसरो के ज़माने से शुरू हुई थी और जिसे हमारे भक्ति रस के बुज़ुर्गों ने, संतों ने, साधुओं ने, वलियों ने आगे बढ़ाया, वो तहजीब सन 47 में ज़ख्मी हो गई थी और ज़ख्मी होकर बाँझ हो गई थी और वो उसके बाद से कोई गुलजार देहलवी जन्म नहीं दे सकी। आप कोई ऐसी याददाश्त तो आपके साथ जुड़ी हुई, क्योंकि बड़ी बड़ी तारीफ़ें आ रही हैं, वह तारीफ़ के काबिल थे ही गुलजार साहब, ऐसी बात तो नहीं है कि जो वो कारनामा अंजाम दे के गए तो उसके उर्दू अदब में नाम रहेगा उनको। और मैं तो ये कहता हूँ कि आखिरी पन्ना थे वो दिल्ली की उर्दू की, जो दिल्ली की उर्दू में एक ख़ास बात होती है, यूँ पुकारे हैं मुझे कूचा हो जाना वाले। उन्होंने शबाब के आलम में, जवानी के आलम में, यानी 50s में ही बना ली थी एक अंजुमन तामीर उर्दू के नाम से, और उसका दफ्तर सदर जो था वो जगह भी थी, उसमें एक हॉल था छोटा सा, अरुणा हॉल उसको कहते थे। वहाँ उसके जलसे हुआ करते थे हर हफ्ते, और 70 के बाद तक भी, बल्कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अंजुमन तामीर उर्दू की हफ्तावारी जो नशिस्तें होती थी, वो मैं ये समझता हूँ कि वो खिदमात जो हैं वो बड़े इंस्टीट्यूशन का काम किया है उन्होंने, और बड़े एहतमाम से करते थे वो। और कौन सा ऐसा बड़ा नाम है जो वहाँ उस अरुणा हॉल के उस फर्श पे न बैठा हो जहाँ वो मजलिसें होती थी। हिंदू पाक के अजीम लोग, हमने उसमें हफीज़ जालंधरी को बैठे देखा, हमने उसमें फैज़ को बैठे देखा, हमने जोश साहब को बैठे हुए देखा। और होता ये था, दरअसल तरबियत गाह बना दी थी उस शख्स ने। हम तो उन्हें मौल्लिम कहा करते थे कि आप मौल्लिम हो। कहने लगे भाई शुरू में मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी है। CSIR में भर्ती होने से पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन्हें ले गए थे, और वहाँ भी उन्होंने उर्दू का साथ नहीं छोड़ा। आम लोग होते हैं, अफसर बन जाते हैं और अपना ज़िंदगी गांठ लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, आराम से मर जाते हैं। गुलजार साहब ऐसे नहीं थे। गुलजार साहब ने वहाँ जाते ही ये कोशिश की कि उर्दू में रिसाला निकलना चाहिए साइंस का, और उन्होंने साइंस का रिसाला निकलवाया। उनका निकलवाया। बानी है वो, बानी एडिटर थे। तो हमने कहा भाई शायर और साइंस, कह ले भाई मैं साइंटिफिक शायर हूँ मैं साइंसी अंदाज में सोचता हूँ। और वाकई वो रिसाला जितनी देर गुलजार साहब उसके एडिटर रहे, वो वाकई लगता था कि साइंस का पर्चा है, और दिलचस्प और काबिल मुताला। बाद में भी निकलता रहा, लेकिन वो बात नहीं रह गई। वो तो असर होता है गुलजार भाई का। अब गुलजार साहब तो नहीं रहे, आप इसके बाद क्या सोचते हैं कि उर्दू में कुछ बदलाव आएगा? उर्दू में बदलाव क्या आएगा? अब हिंदुस्तान में, भारत में तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए, उर्दू के लिए जो राजनीतिक माहौल या वातावरण कह लें जो है, वो तो ऐसे ही रहेगा जैसे है, कि सरकारें अपने इदारे बंद नहीं कर रही हैं, उनको पैसे देते हैं, उससे काम हो रहे हैं। बुनियादी चीज़ जो है वो कम हो गई है, प्रोफेसर लेवल की बात ज़्यादा हो गई है, और मैं समझता हूँ कि अब ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि बुनियादी तालीम जो है वो तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। ये मदारिस अभी उसे तकरीबन ज़िंदा रखे हुए हैं, और ये जो मदरसे बोर्ड बन रहे हैं रियासतों में, उनकी वजह से, और वो डिग्रियां लेके लड़के आगे आ रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, लेक्चरर बन रहे हैं, और उर्दू के इदारों में काम कर रहे हैं। और इस मामले में बिहार सबसे आगे है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार आज भी उर्दू, वहाँ घरों में बच्चियाँ अब भी तकिए में के ख़िलाफ़ में अशार काटती हैं, यानी कि उर्दू तहज़ीब वहाँ ज़िंदा है। तो दरअसल उर्दू की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतनी गहरी हैं इस मुल्क में, कि हिंदी मुतासिर हो गई जी। हिंदी में गज़ल कही जाने लगी और बड़ी पॉपुलर है।
हिंदी के अखबारात में या अदब के जो तहरीरें हैं उसमें उर्दू और फ़ारसी के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं बनिस्बत संस्कृत के। लेकिन एक चीज़ हो रही है फारूक भाई जो खलती है कि खिलाफत लफ्ज़ आ गया है मुखालफत की जगह, और पढ़ना पड़ता है, दिल मारना पड़ता है कि खिलाफत खलीफाओं से जुड़ा हुआ वो मजबूरी है। और नमाज अता होती है, अदा नहीं होती है। तो नए लोगों को मैं कहूँगा कि उनको कम से कम पूछ लेना चाहिए कि उर्दू का ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं असल में तो किस तरीके से है। वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन उससे वो नहीं जानते। हालांकि कुछ कोशिशें हो रही हैं कि भाई टेलीविज़न वगैरह पर या दूसरे मीडिया पर जो लोग बोलने वाले हैं ज़रा सलीक़े से बोलें। बहरहाल कुछ ना कुछ नहीं, अब वो तो देखिए, वो तो जब दूरदर्शन था जब वो सलीका सिखाया जाता है। अब जो चैनल आ रहे हैं उसमें तो धड़ल्ले से कुछ भी बोल देते हैं। तो खिलाफत लफ्ज़ वहीं से मशहूर हुआ है और आज लोग आगे कहते हैं खिलाफत का मतलब। हमसे कोई एक आदमी मिला तब मुझे ताजुब के बोले साहब नहीं साहब बताइए खिलाफत का मतलब क्या है। हमने कहा खिलाफत का मतलब है जो ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं। खिलाफत माने खलीफा से होता है, हुक्मरानी से होता है, उत्तराधिकारी बेसिक। जी हाँ, और ये मुखालिफ खिलाफत। अच्छा आप बताइए कि आप तो उर्दू के फ़कीर हैं, मैं ये नाम लूँगा क्योंकि आप फ़ख्र महसूस करते हैं अपने आप को उर्दू का फ़कीर कहने के लिए, और आप जब किसी फंक्शन में खड़े होते हैं तो आपके कहते भी है कि मैं उर्दू का फ़कीर हूँ। ये आप फ़कीरी कैसे आई आपके अंदर उर्दू में? असल में ये सवाल आपके आखिरी सवाल है। मैं अक्सर व बेशतर लिखा करता था फ़े अलिफ, जहाँ पर भी लिखना होता था। हाँ, फारूक अपना शॉर्ट फॉर्म में फारूक अरगली हो गया। फिर वो ख्याल आया कि ये तो फ़कीर उर्दू भी बनता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि मैं फ़कीर ही हूँ, क्योंकि मैं किसी कॉलेज से नहीं हूँ, किसी ऐसी बुनियादी तालीम मेरी नहीं है। मैंने तो राह चलते सीख ली, जूतियाँ सीधी की असातिज़ा की, उनको सुना समझा, फिर पढ़ना शुरू किया, हिंदी सीखी। एक समय था जब मराठा लाइब्रेरी में कोई किताब ही नज़र नहीं आती थी जिसे हमने ना पढ़ी हो, तो वो सेल्फ मेड आदमी हूँ। अब चलते चलते एक सवाल आपसे ये करूँगा कि गुलजार दहलवी के बारे में आखिरी आपके क्या तासुर हैं? गुलजार साहब बागो बहार शख्सियत तो थे ही, जिस महफिल में जाएं उजाला हो जाता था। अब वो बहुत याद आएंगे। उनकी कमी मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में तो दूर नहीं होती, आने वाली नस्लें हो सकता है भूल जाएं। जैसे उर्दू भूलते चले जा रहे हैं। उर्दू नहीं भूली जा सकती। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उर्दू दरअसल इसकी जड़ें जो हैं ये हमारी जो प्राकृतिक भाषाएं हैं वहाँ से शुरू होती हैं। नाम तो इसमें फ़ारसी के शब्द हैं। अमीर खुसरो ने 2 धारे शुरू किए। एक ने उस भाषा को हिंदवी जिसको कहते हैं हिंदवी, उसको फ़ारसी अंदाज में लिखना शुरू किया। एक नागरी लिपि में लिखी गई। भाषाएं दोनों एक हैं। जब तक हिंदी ज़िंदा रहेगी उर्दू ज़िंदा रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई कि आपने अपना वक्त दिया। मुझसे भी बहुत दिनों बाद आपकी मुलाकात हुई है। ज़माना ये था कि यहाँ खाना भी खाते थे हम लोग आके, और महफिलें भी जमाते थे, सब कुछ करते थे, यहाँ तक कि क्रिकेट भी देखते थे यहाँ बैठ के आपके टेलीविज़न पे। और इसी के साथ गुलजार साहब की यादों के साथ मैं कहूँगा कि उनकी याद कभी ख़त्म नहीं हो जाए। और फारूक भाई की एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक हिंदी है जब तक उर्दू है नहीं, ये तहजीब रहेगी और रहेगी। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।